नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में बात होगी प्रदूषण की। सवाल ये, इस पॉल्यूशन का क्या है सॉल्यूशन? अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो समझिए आपकी सांसें संकट में हैं। हाल यह है कि हवा में बैठी धूल और धुंध ने आंखों को जलन के हवाले कर दिया है। हमारे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। सुबह की ताजगी में प्रदूषण की घुसपैठ हो गई है। हाल यह है कि दिल्ली और आसपास के शहर गैस चैम्बर में बदलने लगे हैं। हालात उसी तरफ धीरे धीरे जाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली तो इस बार प्रदूषण से हर बार की तरह इस बार भी बेहाल है, लेकिन समंदर से सटी मुंबई भी प्रदूषण से परेशान है। सरकारें प्रदूषण से युद्ध में जुटी हैं, लेकिन अब तक की हर कोशिश नाकाफी साबित हुई है। जाहिर है ठंड का पूरा सीजन बाकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध को लड़ा कैसे जाए, प्रदूषण का खात्मा कैसे हो, वो कौन से उपाय हैं, वो कौन से कदम हैं जिनको उठाने से या जिनके जरिए हम प्रदूषण को मात दे सकते हैं। और प्रदूषण की जब बात होती है तो सवाल हमारी सेहत का भी होता है, तो अपने सेहत को हम कैसे प्रदूषण की इस मार से बचाएं, तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारी संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी जो बताएंगे कि आखिर ग्राउंड पर क्या हो रहा है, यानी कि कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। विस्तार से बात होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। मैं गुवाहाटी का हूँ, मैं कल ही आया हूँ इधर। वहाँ तो पोल्यूशन इतना नहीं है अभी। तो यहाँ आके देखा है तब इतना पोल्यूशन है, इतना धुआं है सुबह सुबह ही। तो जब मास्क लेना जरूरी, मेरा मास्क मेरे साथ ऐसे रहता ही है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखो, पहले के माहौल में ऐसा होता था कि हम लोग 8-9 बजे तक एक डिसेंट, एक शांति वाला माहौल सुबह तक बना रहता था। और अभी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम लोग मैक्सिमम आधा घंटा ही वॉक कर पाते हैं, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। धुंध और धुएं की जो परत रात के अंधेरे में दिल्ली एनसीआर की फिजा में जमती है, सुबह की रोशनी में वो धुंध कुछ इस तरह बेपर्दा हो जाती है। वक्त आ गया है कि जब दिल्ली एनसीआर वाले एक बार फिर से अपना N95 मास्क तैयार कर लें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा फिर से जहरीली हो गई है, प्रदूषित होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और एक सोसाइटी के 15th फ्लोर पर मैं मौजूद हूं और यहां से आपको बदलाव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। इस सामने धुंध के पीछे आप जो इमारतें देख रहे हैं, अमूमन ये इमारतें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती हैं। यहाँ तक कि इन इमारतों के पीछे भी जो इमारतें हैं वो भी दिखाई पड़ती हैं जब हवा का लेवल साफ होता है, AQI साफ होता है। वैसे तो प्रदूषण दिल्ली की सालाना समस्या बन चुका है, लेकिन इस बार दिल्ली वालों की ये समस्या वक्त से पहले आथम की है। पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो बहुत सारे उसके कारक होते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह होती है खराब सड़कें। ग्रेटर नोएडा क्यों सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में से एक रहता है दिल्ली एनसीआर में, उसकी एक वजह आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप देखिए जो सड़क है वो बेहद खराब है और सड़क बहुत थोड़ी सी है। उसके बाकी जो आसपास का इलाका है वो कच्चा है, वहां पर मिट्टी ही मिट्टी है। अब इसी मिट्टी से गुजरकर, इसी रोड से गुजरकर स्कूल बसेस निकल रही हैं। अब स्कूल बसेस निकल रही हैं, इन स्कूल बसों में कौन है? इन स्कूल बसों में हमारे और आपके घर के नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, जो कि यही धूल फांकते हुए स्कूल की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो यहाँ की एयर क्वालिटी आज सबसे खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। नोएडा में प्रदूषण बोर्ड ने जो डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं वो इलाके की खराब हवा की गवाही दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं जिन पर लाइव डेटा आता है कि आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं या फिर आप जिस शहर में हैं वहां का AQI, वहां की हवा की हालत क्या है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और ये दिल्ली एनसीआर का सबसे पोल्यूटेड एरिया है।
सोमवार को जो सीपीसीबी का डेटा था वो कम से कम यही कहता है। और इस वक्त आपको हम यहीं पर जो लाइव डेटा आ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता फिलहाल यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर जो AQI आ रहा है 2.5 वो 309 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। 309 यानी कि हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ हवाओं में प्रदूषण के बढ़ते स्तर का असर दिखने लगा है। सुबह होते ही धुंध की सफेद चादर दिल्ली NCR को घेरना शुरू कर देती है। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के बाहर मौजूद हूँ और अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें भी अब आपको धुंधली दिखाई पड़ रही होंगी। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में लगातार वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। हवा में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये अक्टूबर का आखिर के दिन चल रहे हैं। नवंबर आते आते और खासकर दिवाली के बाद स्थिति और खराब हो जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण ने फिर से अस्पतालों में अस्थमा, लंग इन्फेक्शन और आंखों की एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। यही नहीं, लोग गाड़ियां छोड़कर मेट्रो से सफर करें, इसके लिए DMRC ने आज से मेट्रो ट्रेनों के 40 एक्स्ट्रा फेरे शुरू कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण पर लगाम लगाने के नियमों को सख्त कर दिया गया है। प्रदूषण की बात करें, 1 अक्टूबर से ग्राफ लागू हो चुका है पूरे NCR में। गौतम बुद्ध नगर में DMSA के स्तर पे 3 से 4 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें सारे 32 से 33 विभागों को सेंसिटाइज किया गया है और सबको उनके जो ग्राफ के अंतर्गत जो एक्शन प्लान पूरा बना है, किसका क्या रोल है, किसको क्या कार्रवाई करनी है, किससे क्या अपेक्षित है, उससे अवगत कराया गया है और उनके द्वारा अपने स्तर पर कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। दिल्ली NCR ही नहीं, इस बार प्रदूषण की महामारी ने माया नगरी को भी चपेट में ले लिया है। मुंबई पहली बार धुंध और धुएं की चादर की चपेट में है और ये बात यहाँ के लोगों को खाए जा रही है। देश में पिछले कुछ सालों में पर्यावरण में काफी फेरबदल हुए हैं और इस फेरबदल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। देश के ऐसे कई राज्य हैं, ऐसे कई शहर हैं जहां पर हवा जहर की तरह काम कर रही है और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 के आसपास हो गया है और वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है जहां पर हर बीते दिन के साथ यहां पर हवा जहर के बराबर हो रही है लोगों के लिए। मुंबई के मौसम और मिजाज की नब्ज समझने वाले भी इस बात से हैरान हैं। को गवर्नमेंट विकास कहती है, उसी का बड़ा योगदान है। प्रदूषण 2 तरीके का होता है, एक धूल से होता है, दूसरा केमिकल जो होता है गैसेस से होता है उसके अंदर। हाँ, अब ये दोनों मिक्स हो गया है मुंबई में। मैं आपको बता दूं क्योंकि रास्ते का जहाँ पे भी देखो मुंबई में सड़कों का काम चल रहा है, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसके अलावा। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कैसे क्या दिल्ली NCR के शहर या फिर मुंबई तक प्रदूषण की ये मार देखी जा रही है। और आज इसी प्रदूषण के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, विचार करेंगे कि आखिर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। मेहमानों से परिचय आपका करा दें। डॉक्टर गुरफान बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर रहे हैं सफर, जो संस्था है प्रदूषण पर जो नजर रखती है, डेटा को कलेक्ट करती है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुरफान बेग आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर आशीष जायसवाल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष आपका भी। और डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बोर्ड मेंबर हैं CPCB और DPCC के। हमारी संवाददाता अनामिका गौर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर गुरफान बेग का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, लोगों के जहन में सवाल आता है कि 10 महीने ठीक से गुजर जाते हैं, बीच बीच में पॉल्यूशन की मार पड़ती है, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आता है ये पॉल्यूशन, ये जहर हवा में घुलना क्यों शुरू हो जाता है? देखिए, ये तो एक क्लाइमेटोलॉजी है कि नॉर्मली जो है एक एयर शेड एक करके टर्म होती है। हमारी जो अप्रोच है वो एयर शेड अप्रोच होना चाहिए एमिशन के साथ साथ में। एयर शेड वो चीज होती है जहां पर कि प्रदूषण जो है जिस एरिया में मोर और लेस उसका इफेक्ट होता है और नॉर्मली सेम रहता है। तो एयर शेड अप्रोच मेरे ख्याल से अभी करना है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह लैंडलॉक सिटी है जो कि जितना प्रदूषण अंदर से होता है, करीब सर्दियों के जमाने में 30 से 35% जो है बाहर के आसपास के क्षेत्रों में भी हो जाता है। तो अगर हमने अंदर के चीजों के ऊपर अगर बहुत ध्यान दिया, जो कि दिया जा रहा है आजकल, काफी मतलब सतर्कता बती जा रही है, लेकिन बाहर में जो बायोफ्यूल इमिशंस हो रहा है, जो कचरे के ढेर हैं, और जब सर्दी बढ़ती है तो बहुत ज्यादा अलाव और बहुत ज्यादा जो कचरा है वो जलाया जाता है। तो ये भी एक जरूरी है। तो ये
इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत जरूरी है बनिस्पत की एक पीस मिल अप्रोच के। आता हूं डॉक्टर गुरफान बेग आपके पास में। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता का फटाफट यहां पर रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, यहां पर दो बातें उभरकर सामने आती हैं कि जो कारक जिम्मेदार हैं उनमें रोल किनका अहम है। जो हवाएं, मौसमी हवाएं चलती हैं, क्या वो भी एक कारक के रूप में काम करती हैं? इसके अलावा जो आसपास हमारे पराली की खासकर बात होती है, या फिर जो हमारे वाहनों का प्रदूषण है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जिससे हम नापते हैं कि हमारा एयर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है खराब है, उससे प्रमुख रूप से 8 पैरामीटर होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10, ओजोन, नॉक्स, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और लेड। और हाईएस्ट ऑफ द रीडिंग जो आती है इन 8 में से, उसको हम AQI की रीडिंग लेते हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें या आज का भी देखें तो PM 2.5 और या PM10 इज हाईएस्ट। कहीं 300 है, कहीं 350 है। मैं अभी 3 बजे का डाटा देख रहा था तो सरप्राइजिंगली आनंद विहार का जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहां पर PM 2.5 999। 999 एक ऐसी फिगर है जिसको रेड लेटर डे भी कहते हैं। पहले भी 7 नवंबर 2017 को हुआ जी। अब विषय यह है कि सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है, पहले क्यों होता है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि नॉर्मली 0 से 50 अगर रीडिंग है तो अच्छी होती है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट, 200 से 300, 201 से 300 पुअर जी, 301 से 400 वेरी पुअर और 401 से 500 सीवियर। अगर आपका राउंड द ईयर विंटर सीजन को छोड़ के अगर अच्छी आपको एयर लेनी है तो 50 और 100 के नीचे होनी चाहिए जी। पर हम देखते हैं दिल्ली में आपको कभी कभी रेनी सीजन की बात छोड़ दें तो हमेशा 150-200 रहती है। और विंटर सीजन में सो मेनी रीजंस आर देयर, वेदर कंडीशंस हैं, वो नेचुरली 100 का इंक्रीज आएगा। अगर आपका नॉर्मल डेज में 50 हैं तो यहाँ 150 हो जाए तो चल जाएगा, अभी 200 से नीचे हैं। चलिए मैं आता हूं डॉक्टर अनिल, आपके पास मैं आता हूं। फटाफट मुझे अपनी संवाददाता अनामिका गौड़ का भी रुख करना होगा। अनामिका, ग्रैब 2 स्टेज लागू हो चुकी है। जो हालात इस समय दिल्ली में बन रहे हैं, कल से एक और मुहिम शुरू होगी, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ करके मुहिम शुरू होगी, मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। इन कदमों को देखते हुए क्या लग रहा है, सरकार किस स्थिति में देख रही है? क्या ग्रैब 3 की तरफ भी कदम बढ़ सकते हैं अगर हालात नहीं सुधरे, और कितने दिन का सरकार यहां पर वेट करेगी? बिल्कुल अनंत, हम हर साल देखते हैं कि जैसे जैसे ठंड आती है वैसे वैसे दिल्ली का दम घुटने लगता है। अगर इस समय हम बात करें कनॉट प्लेस की तो AQI जो है वो 206 है, यानी बहुत अनहेल्दी है। इस समय दिल्ली की हवा में सांस लेना, लोगों का दम घुटना शुरू हो गया है, खांसी जो है, गले में खराश होनी शुरू हो गई है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, लेकिन हर साल पता होता है कि ये स्थिति आएगी और कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन कुछ नतीजे जो है वो इतने नजर नहीं आते हैं। ग्रैब 2 लागू हो गया है, 3 की तरफ हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि जो सरकार कदम उठा रही है, लगातार बोल रही है कि हम ये निर्णय ले रहे हैं, कल से बत्ती रेड लाइट पे आपको जो है अपनी गाड़ी बंद करनी होगी। क्या इससे जो दिल्ली की हवा है वो साफ हो पाएगी? हम लोगों से ही जान लेते हैं। अभी पॉल्यूशन बढ़ चुका है, आपको गले में खराश महसूस होनी शुरू हो गई है, दम घुटना? मैम, पॉल्यूशन जो है एक गंभीर समस्या है और भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में ये बहुत गंभीर समस्या है। और इसमें सिर्फ सरकार को ही नहीं, मतलब आम जनता को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए बहुत से त्योहार हैं हमारे देश में जो मनाए जाते हैं, उनको सेलिब्रेट करने का आता हूं मैं अनामिका, आपके पास आता हूं, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट डॉक्टर आशीष जायसवाल का यहां पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर आशीष, जब प्रदूषण की बात होती है तो जिक्र हमारी सेहत का भी आता है। हमारे सेहत पर यह प्रदूषण कैसे इंपैक्ट डालता है और सबसे ज्यादा प्रभाव कैसे हम पर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रदूषण पॉल्यूशन है, इसके ना 2 तरीके से इफेक्ट आते हैं। एक तो एक्यूट इफेक्ट आता है और एक क्रॉनिक, जो लंबे समय के बाद हमारी हेल्थ पे देखने को मिलता है। एक्यूट जैसे ही आपका AQI बढ़ता है, जैसे ही PPM पॉल्यूटेंट बढ़ते हैं 2.5 सबसे पहले तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जो पेशेंट कार्डियक पेशेंट हैं, जो चेस्ट के पेशेंट हैं, जिनका अस्थमा जो कि कंट्रोल्ड होता है, वो कंट्रोल भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। लोगों को आंखों से पानी आना, आंखों में रेडनेस होना, गले में ऐसा लगता है कुछ धूल सी अटक गई है जो कि हम लोगों को अंदर सटकने नहीं दे रही है।
तो जो गले की जो ये प्रॉब्लम है, जो धूल सटक जो नहीं दे रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हर समय क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि सांसें फूल रही हैं, और ये जो प्रॉब्लम है रात में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर किसी को एक्यूटली ये प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में दिक्कत, जलन, सांस लेने में दिक्कत, खांसी जैसा कोई रीजन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हम लोग जो भी सारा प्रॉब्लम है, ये पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। एक जो क्रॉनिक असर, जिसका लंबे समय तक असर होता है, लंबे समय तक असर यानी क्या हो गया, जैसे कोई बंदा जिसको अस्थमा कंट्रोल है या जो कार्डियक मेडिकेशन पे कंट्रोल है, उसका ब्लड प्रेशर का एबनॉर्मल हो जाना, डायबिटीज का एबनॉर्मल हो जाना। और आपको पता है, अभी भी 1 महीना पहले शिकागो स्टडी आई थी, उसमें उन्होंने ये साफ साफ बोला था कि जो पॉल्यूशन का लेवल इंडिया में है, इसके कारण 6.8 ईयर्स की लाइफ, जो एवरेज लाइफ स्पैन है हमारी, वो कम हो रही है। मतलब अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो हम सब लोग 7 साल कम जिएंगे, जो कि हम एवरेज लाइफ से जी सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत गंभीर मसला है, चिंता का विषय है, हमारी सेहत से जुड़ा मामला है। डॉक्टर गुरफान बेग का फटाफट मैं यहां पर रुख करूंगा। बेग साहब, पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उससे जुड़ी खबरें भी मीडिया में आई थी, वो ये कि पिछले सालों में जो कदम उठाए गए हैं, उनका असर कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पर पड़ा, और इस साल ज्यादा साफ हवा वाले दिन हमें देखने को मिले, लेकिन अब स्थिति फिर से बिगड़ती दिखाई दे रही है। तो ये साइकिल में चेंज क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है? इसके लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कारण आप मानते हैं? ये जो स्टडी आई है, पिछले 10 साल के अंदर इमिशन के अंदर कोई कमी नहीं आई है जी, क्योंकि इमिशन के अंदर वाहन बढ़ रहे हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती जा रही है तो वाहन की संख्या बढ़ रही है, बायोफ्यूल इमिशन में कमी आई है, डस्ट के इमिशन में कमी आई है, लेकिन ये नहीं हुआ है। अभी रीजन उसका क्या हुआ है कि हमारे जो ये नया गैप और बहुत सारी जो चीजें जो शॉर्ट टर्म के हमारे मेजर्स हैं, उसकी वजह से पीक पॉल्यूशन के अंदर थोड़ी गिरावट आई है, और उस गिरावट के चलते जो हमने अभी पिछले 5 साल के अंदर जो देखा गया है कि एनुअल एवरेजेस के अंदर बढ़ोतरी आई है, एनुअल एवरेज के अंदर जो कमी हुई है और जो अच्छा हुआ है, वो उसकी वजह से है। इसलिए जो सॉल्यूशन अभी है वो इन एडिशन टू जो अगर हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स, वो अच्छी चीज है क्योंकि वो हेल्थ से डायरेक्ट रिलेवेंट है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में जो कि परमानेंट सॉल्यूशंस होंगे, और उसके लिए जो 5 सोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत ढंग से काम करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बायोफ्यूल सेक्टर, डस्ट इमिशन, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, एनीवे वो तो बंद कर दिए जाते हैं जी। तो ये सब चीजें हैं। तो हमको जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, परमानेंट सॉल्यूशंस सेकंड स्टेप है, जिससे कि हमको बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म हमारे कंट्रोल में करीब करीब आता जा रहा है धीरे धीरे। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता का रुख करूंगा यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जो टेबल बनाते हैं आप लोग, जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किन पॉल्यूटेंट्स का होता है? सबसे ज्यादा हमारी हवा में प्रदूषित तत्व कौन से हैं? ये एरिया टू एरिया वेरी करता है, पर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा PM 2.5 और PM 10 होता है। मैं आपको जरा सा डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आज का भी एक ही आप देखें तो ओजोन और लेड नील है। इसका मतलब रीजन आप देखिए, पहले लेडेड पेट्रोल मिलता था, अब लेड फ्री मिलता, तो एक पैरामीटर एलिमिनेट हो गया। तो सरकार ने 15-20 साल पहले जो सोचा वो किया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेजर सोर्स PM 2.5 और 10 जो पीछे स्टडीज हुई, उसमें करीब 38% रोड डस्ट जो है वो PM 2.5, 20% व्हीकल्स, 12% डोमेस्टिक फ्यूल और 11% इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्स। और ये जो विंटर सीजन में जो पैडी के बाद जो स्टबल बर्निंग आता है वो आता है। आप देखिए दिल्ली के अंदर रफली 28,508 किलोमीटर की रोड है जो लेंथ है, PWD और NCD मेंटेन करती है। अब मैं हमेशा से कहते रहा हूं, कहीं भी आप चले जाइए आपको वहां पर गड्ढे मिलेंगे, आपको मलबा मिलेगा। दिल्ली में रफली अगर आप बात करें CND वेस्ट की तो 11,328 टन पर डे जनरेट होता है, और सरकारी आंकड़े कहते हैं करीब 3100 टन पर डे CND वेस्ट। सरकार के पास फैसिलिटीज नहीं है, यानी कि वो इधर उधर पड़ा रहता है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऑलरेडी जो सरकार है वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रही। आप विंटर से पहले आपने सड़कों क्यों नहीं देखा? आप देखिए पराली पंजाब में जल रही है, हरियाणा में जल रही है। आप पर चंडीगढ़ का AQI देखिए विद इन लिमिट होगा, पर दिल्ली का बढ़ जाता है, क्योंकि जो दिल्ली का इंटरनल पोल्यूशन है वो ऑलरेडी हायर साइड पे है, और जब विंटर सीजन में मॉइस्चर होता है, पार्टिकल जो ऊपर उड़ नहीं पाते, तो वो एक्यूमुलेट होके यहाँ के पर्यावरण को ज्यादा दूषित करते हैं। तो दिल्ली को ओवरहॉलिंग, मैं कहूंगा कि मास क्लीनिंग की जरूरत है।
एक कारण बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी है। आप देखिए दिल्ली में रफली 3.3 करोड़ जो सरकारी डाटा कहते हैं वो पॉपुलेशन है, और रजिस्टर्ड व्हीकल्स की अगर आप बात करें तो 1 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स है दिल्ली में, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर मंगा के। उनका कितना कोई लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। सार्वजनिक प्रणाली अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें कुछ आई है, तो बहुत सारे कारक है। मुझे लगता है ये जो ऑन ऑफ ऑड इवन ये सब बहुत ही टेम्परेरी मेजर्स हैं। देयर इज ए टोटल नीड ऑफ टोटल क्लीनिंग ऑफ दिल्ली, जिससे कि जो मेजर सोर्स से करें, और इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, ये मुझे कहना है। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर अनिल। हम सीधे डॉक्टर आशीष जायसवाल का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, एलर्जीज की बात आप कर रहे थे कि जो सीधा इंपैक्ट आता है धुएं से, हमारे नोजल एरिया में जा रहा है, हमारे गला हाउस से इंपैक्ट हो रहा है, हमारे फेफड़े उससे इंपैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये हमारे पाचन तंत्र पर प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से ये हमारे दिल को प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से हमारी ये आंखों को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, पॉल्यूशन का असर केवल सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लंग पे सबसे ज्यादा असर होता है, पर ये सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स पे असर डालता है। जहां से हम बात करें, जो सबसे पहले हमारे आईज और नोज की जो हमारे साइनस हैं, इनमें सबसे पहले असर डालता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद जो ये पॉल्यूटेंट जो मेनली जो PM 2.5 है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर लंग के अंदर सस्पेंडेड रहता है, जो कि मेन प्रॉब्लम करता है। इनफैक्ट जो अभी का पॉल्यूशन है उसे PM 2.5 ही बढ़ा हुआ है, इसीलिए इतना ज्यादा मार्च लोगों के पेशेंट भी बढ़ने लग गए हैं। जो पेशेंट जो अच्छे पेशेंट जो एकदम सिक्योर पेशेंट थे, वो भी डस्टलेसनेस करके या कॉफ एक्सपेक्टोरेशन करके आने लग गए हैं। अगर आप बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, तो ये देखा गया जिस तरीके से एक ब्रेन फॉग जैसे होता था कोविड में, वैसे जैसे पॉल्यूशन आता है लोगों को ब्रेन फॉग होने लग जाता है, इंडाइजेशन होना चालू हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हाइपर एसिडिटी होती है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं यूजुअली ये कुछ रिस्क के थोड़े से पेट में भी जाते हैं, वहां पर जाके ये गर्ड जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी करते हैं। इंपॉर्टेंट पे ये भी है जो हार्ट पे असर पड़ रहा है, कि जो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये हमारे जो मायोकार्डियम है, जो हमारे जो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी असर कर सकते हैं। यानी ये जो एक जो प्रॉब्लम है इसका बॉडी के हर एक ऑर्गन पे है, और क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन एक साथ मिले हुए हैं, तो डॉक्टर आशीष, आप जो बता रहे थे उस स्टडी के बारे में कि 6.5 से 7 साल जो हमारी उम्र कम हो रही है प्रदूषण के कारण, इसमें तमाम फैक्टर्स मिलकर उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। यस, ये जो स्टडी आई थी कि जो इफेक्ट पोल्यूशन का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या है, तो शिकागो बेस्ड स्टडी है। उन्होंने जो पूरा का पूरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस लगा के देखा कि जो ये पोल्यूशन बढ़ा, आप देखिए मोस्ट कॉमन, पहले हम लोग बोलते थे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग कैंसर इज स्मोकिंग, पर नाउ इट इज 50% ऐसे हमारे पास पेशेंट है जिसमें स्मोकिंग रिस्क फैक्टर ही नहीं ना। तो रिस्क फैक्टर क्या है? दैट रिस्क फैक्टर इज पोल्यूशन। आजकल देखिए हर चौथे को क्या हो रहा है, किसी को कोलोन कैंसर हो रहा है, किसी को ये कैंसर हो रहा है। तो इसमें जो ये रिस्क फैक्टर्स है, बिकॉज जो हम केवल यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो फूड भी जा रहा है। मैं आता हूँ डॉक्टर आशीष आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ कि कितना ये आप कितनी सावधानी की जरूरत है, कितनी बड़ी ये समस्या है। ये डॉक्टर आशीष लगातार बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे शरीर को ये इंपैक्ट कर रहा है। डॉक्टर गुरफान बेग का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब ये जो साइकिल है प्रदूषण का, अब दिल्ली के लिए तो ये मौसम की तरह हो गया है, सर्दी गर्मी बरसात और चौथा मौसम हो गया प्रदूषण। ये आना ही आना है, ये नियति बन चुका है दिल्ली की, जब तक कि इसको रेक्टिफाई ना किया जाए, इसको एड्रेस ना किया जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मैं लेकिन मुंबई का दिलचस्प मामला यहां पर सामने आ रहा है। मुंबई के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि समुद्री इलाका है, समुद्र से लगा हुआ इलाका है, समुद्री हवाएं आती हैं बहा के ले जाती हैं, लेकिन वहां पर भी इस बार ये मिस्ट देखी जा रही है, ये धुंध देखी जा रही है, ये लेयर वहां पर भी देखी जा रही है। तो ये मुंबई क्यों परेशान है प्रदूषण से? मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा जो है, मेरा जो मानना है उसमें जो क्लाइमेट चेंज के चलते जो नेचुरल एडवांटेज, जो प्राकृतिक रूप से एडवांटेज जो आपने बताया, 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, और जो हवाएं क्लीनर आती हैं, बहा के ले जाती हैं, हवाएं तेज रहती हैं तो प्रदूषण को जमा नहीं होने देती हैं, वो धीरे धीरे विड्रॉल होता जा रहा है। रीजन उसका ये हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछले साल के अंदर क्या हो गया था, ला नीना का इम्पैक्ट था जो रिसर्च से करा गया, उसकी वजह से 2 महीने तक लगातार अक्टूबर नवंबर में विंड स्पीड कम रही, जो फ्रीक्वेंसी थी क्लीनर विंड आने की, स्वीप करने की, 3 दिन से बढ़ के 10 दिन हो गई, पॉल्यूशन वहां पे स्टेगनेंट हो गया। इस बार दूसरी चीज हुई है, ला नीना तो नहीं है तो स्टेगनेशन वाली विंड की, लेकिन जैसे ही विड्रॉल हुआ उसके बाद में विंड्स बहुत हल्की हो जाती हैं। और वही रीजन था कि इधर कंस्ट्रक्शन का जो काम है खास तौर से मुंबई और उसके जो एरिया में, वो इतना रैम्पेंट है, इतना ज्यादा हो रहा है लगातार कंटिन्यूअसली, बहुत ज्यादा स्रोत होने की वजह से कि वहां से गर्म हवाएं आ रही हैं मुंबई की, और ठंडी हवाएं हैं लोनावाला खंडाला उस साइड से मिल रही हैं, एक काइंड ऑफ ए वॉर्टेक्स बन रहा है, उसके ऊपर डस्ट लिफ्ट हो रही है और वो मुंबई की तरफ पुश हो रही है। अब यानी कि यहां पर भी मुंबई में भी डॉक्टर गुरफान बेग आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही कारण इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो पर्यावरणीय कारण है वो भी, और जो हमारे इंटरनल कारण है, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे जो बिल्डिंग वहां पे हो रही है, वो सब मिलकर रोल प्ले कर रहे हैं वहां पर भी।
वही कर रहे हैं। चलिए, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा और तमाम मेहमानों से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तो बात हुई समस्या कितनी व्यापक है, कितने बड़े स्तर पर है और इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे प्रदूषण को हम मात दे सकते हैं और कैसे प्रदूषण के इंपैक्ट से खुद को, अपनी सेहत को बचा सकते हैं। बात आज हो रही है प्रदूषण पर। सवाल ये कि इस पोल्यूशन का क्या है सॉल्यूशन, लोग क्या सोच रहे हैं, पहले ये दिखाते हैं और उसके बाद मेहमानों से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हो, अब हम देखा है कितना यहाँ पर जो प्रदूषित हो रहा है। अब माहौल ये हो रहा है, यहाँ पर देखो ये सब चीजें। अब कुछ दिनों के बाद में ये दिक्कत हो जाएगी, मॉर्निंग वॉक पे जैसे आ रहे हैं तो वो मॉर्निंग वॉक भी जो बंद करना पड़ेगा और मास्क भी लगा कर आना पड़ेगा। बच्चे इनकी समस्या है, तुम देख रहे हो स्कूल को जब जाएंगे बच्चे सुबह मॉर्निंग में तो स्कूल भी बंद करने पड़ते हैं। और इतना यहाँ पर जो आप देख सकते हो रोड जो भी है, सफाई का जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो करवा रही है हमारे यहाँ पर, वो बहुत ही ज्यादा, उसका जो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो समस्याएं जो वो कम होने की बजाय और बढ़ रही हैं। वो इसमें दो पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं। एक तो है कि यहाँ का एक कंस्ट्रक्शन है और दूसरा क्या है, ये बिकॉज इट्स इन एयर, तो हम ये नहीं बोल सकते ये सिर्फ लोकल इश्यूज हैं, बट यहाँ पे सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं वो भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इसके टुवर्ड्स, और ऑल टुगेदर विल हैव टू वर्क ऑन टू द क्लीनिंग। और सीधे हम रुख करेंगे डॉक्टर गुरफान बेग का। डॉक्टर साहब, ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। उनमें अगर मैं नाम लूं तो आपका आनंद विहार बस अड्डे के आसपास का इलाका, आरके पुरम का इलाका, आईटीओ का इलाका और भी तमाम ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। तो क्या हम माने कि ये पूरी दिल्ली को इफेक्ट कर रहे हैं, इनको लेकर कोई विशेष उपाय करने चाहिए या फिर ये उपाय समान रूप से पूरी दिल्ली पर लागू हो? उपाय अगर लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन देखा जाए तो उपाय जो है समान रूप से पूरी दिल्ली पे, नॉट खाली दिल्ली पे नहीं, पर दिल्ली के हमेशा जो एयर शेड का रीजन है जो कि सफर ने पहले निकाला था, करीब 200 किलोमीटर पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, उन सब के साथ में मिलके अगर करे जाए यारी प्लानिंग जो मिटिगेशन की है तो इसका सिग्निफिकेंट असर दिखने को मिलेगा जी। अदरवाइज आपने 60% या 70% दिल्ली का जो है उसके ऊपर अगर किए टेम्परेली तो वो आपको जो है उतना असर सामने नहीं आएगा। ओनली थिंग ये है कि जो पीक्स हैं उसमें गिरावट आएगी। लेकिन मेरा जो अभी मानना है उसमें यह है कि अभी हमको जो अप्रोच है वो ऐसे हवा में गोली नहीं चलाना है, यानी कि तो कैच हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है लॉन्ग टर्म सिट करके प्लानिंग करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है सोर्सेस को। तो अभी जो हॉट स्पॉट आइडेंटिफिकेशन का बात चली है ये अच्छी है। चलिए, मैं सीधे अनिल जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। अनिल जी, जो सीपीसीबी है या फिर डीपीसीसी है, समय समय पर अपने सुझाव देता रहता है। मेरा सवाल ये, क्या उन सुझावों पर काम होता है? दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो क्या इंडस्ट्री को शहरों से बाहर ले जाया जाए, इनके लिए स्पेशल जोन्स बनाए जाए, इंडस्ट्री को शहरों में आने ही ना दिया जाए? जो बात होती है हैवी व्हीकल्स के प्रवेश को लेकर, क्या उनकी एंट्री पूरी तरह से बैन कर देनी चाहिए? वो कौन से लॉन्ग टर्म उपाय हो सकते हैं? देखिए, पहले भी सीपीसीबी हो या डीपीसीसी हो, बहुत सारे सुझाव दिए, उनपे काम हुआ है। जैसे बदरपुर थर्मल प्लांट बंद हुआ, राजघाट बंद हुआ, पर बहुत सारी चीजों पे सरकार का भी ध्यान नहीं है जी। हम बार बार कहते हैं कि PM 2.5 और 10 का बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। मैंने कहा अभी 28,508 किलोमीटर सड़कें हैं, जो सड़कों पे डस्ट पड़ी है, ब्रोकन रोड्स हैं, मेजर सोर्स हैं। आप दिल्ली में चले जाइए, NCR में चले जाइए, इस पे पूरे साल काम होने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ मास क्लीनिंग, दिल्ली नीड से मास क्लीनिंग। मैं चंडीगढ़ बोलता हूँ, फिर दिल्ली बोलता हूँ, आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कॉस्मेटिक काम शायद करने पे ज्यादा विश्वास करते। पराली की बात, केंद्र सरकार ने 100% पराली के गट्ठर लेने की बात की है और ऑलरेडी नोटिफिकेशन कर दिया। पानीपत थर्मल प्लांट और जितने भी NTPC के थर्मल प्लांट हैं, 5% एज ए फ्यूल किसानों को फायदा हो रहा है बेचने वाला। राज्य सरकारों को ये करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए किसानों को कि वो उसको रख दें और वो जो भी एजेंसीज हैं उन गट्ठर को, पराली के गट्ठर को वहां पहुंचाएं। उससे बड़ा फायदा होने वाला है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो गया। नहीं, ये इंडस्ट्री की बात भी आती है, ये ट्रांसपोर्ट की बात भी आती है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा इसमें? मैं बता रहा हूँ। देखिए, दिल्ली की पॉपुलेशन जो अभी कैलकुलेट हुई है 3.29 करोड़ हुई है और 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। कितने सालों से कह रहे हैं कि ई व्हीकल पे जाइए। आज ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखिए, अगर मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली और आप जाती। आप कितनी ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बना, नॉन डेस्टिनी ट्रक्स नहीं आ रहे, और इंटरनल और फेस्टिवल के टाइम आप देखिए और रूटीन में देखिए, आप पे रोड्स पे जो ट्रैफिक का लोड है कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये सच्चाई है। हम जो PUC सर्टिफिकेट लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए, उसकी क्या स्ट्रिक्टनेस है?
हम क्या उसको आराम से मिल जाता है क्या हमें? क्या उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है? इतने सारे रीजन हैं इसके पर। चलिए उन सब पर बात करने की जरूरत है। मैं फटाफट सेहत की बात और करूंगा डॉक्टर साहब आपसे। आशीष जी का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा। आशीष जी, इंपैक्ट क्या है ये हमने समझ लिया, लेकिन इंपैक्ट से बचना क्या है, वो कैसे? खान पान में किन बातों को लेकर हम ध्यान रखें और किस तरीके से हम कौन कौन से जो एहतियाती उपाय हैं वो अपनाएं? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग ससेप्टेबल लोग कौन ज्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चे और जो एल्डरली है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी जब भी मॉर्निंग के समय जब AQI बहुत ज्यादा रहे, मॉर्निंग और इवनिंग में वो वॉक को अपना अवॉइड करें। यूजुअली अगर उनको वॉक करनी है तो दोपहर के समय में जब थोड़ा AQI कम रहता है, उसके दौरान आपने जहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स हो वहीं पे वो वॉक करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बच्चों को जब भी AQI या बहुत जगह धूल उड़ रही हो तब बच्चों को बाहर ना भेजें, क्योंकि आपको पता है PM 2.5 दिल्ली में धूल के कारण ही सर्कुलेट होता है। तो बच्चों को अगर बाहर एनवायरमेंट ठीक ना हो उनको बाहर मत भेजें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के लिए, जो बच्चे एस्थमेटिक हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने इनहेलर्स प्रॉपर्ली, क्योंकि बच्चों में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ती है। बच्चों को स्टीम इनहेलेशन दें और घर के अंदर वाटर अपना जो एयर प्यूरिफायर होता है उसको इम्प्लांट करें, उसको अपना यूज करें। उससे भी घर के अंदर भी हमारा AQI सस्टेन रहता है, क्योंकि घर में हम लोग 16 घंटे रहते हैं, बाहर तो हम लोग 8 घंटे रहते हैं। प्यूरिफायर्स के साथ साथ बात कुछ प्लांट्स लगाने की भी होती है डॉक्टर आशीष, जो प्लांट्स लगाने की बात भी होती है कि कुछ प्लांट्स लगा लिए जाएं तो वो भी हेल्पफुल होते हैं। देखिए स्टडीज हैं, प्लांट से बहुत फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि वो कितना हमारा पॉइजनस या जो गैसेस उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ डेफिनेटली एक मेजर हो सकता है, आपको अंदर प्लांट, कुछ प्लांट है राउफेलिया जैसे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर अगेन ये बहुत माइक्रो लेवल पे है। मुझे नहीं पता वो प्लांट कौन सा है, वो बंदा कौन सा प्लांट बेच रहा है, हम कौन सा प्लांट घर पे लेके आएंगे। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल इश्यूज है कि इसको हम लोग कर सकते नहीं कर सकते। पर जो ये पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ कि अपनी मेडिसिन लें, बाहर मत निकले, अपनी डाइट्स का ध्यान दें, एयर प्यूरिफायर लगाएं, ये सभी के सभी हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे ये तो हुए एहतियाती कदम। अब जरा बात कर लेते हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स की भी, क्योंकि खान पान का भी जुड़ा मसला है इसमें, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करे, जो हमें पॉल्यूशन से बचाए। बहुत सारे नुस्खे हमारे दादा दादी से हम सीखते आए हैं कि गुड़ खा लीजिए, काली मिर्च खा लीजिए, अदरक खा लीजिए, शहद खा लीजिए। तो खान पान में क्या ध्यान रखें? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। डाइट जिसके अंदर फ्रूट्स बहुत हों वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट्स जिसके अंदर हमारे ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वो जरूरी है। डाइट्स ऐसी जिससे हमें एसिडिटी ना हो, जिससे हमारी पेट की प्रॉब्लम ना बढ़े। यानी बाहर का ऑयली स्पाइसी अवॉइड करना चाहिए। जो बैलेंस डाइट जो हमारे दाल चावल रोटी सब्जी है, अब केवल वही अगर खाएं और जिसमें ढेर सारे ग्रीन वेजिटेबल और ढेर सारे फ्रूट्स हों, दैट इज गोइंग टू हेल्प। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष आपका, और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे गुरफान बेग साहब का। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समस्या बड़ी है, समाधान के लिए सबको साथ मिलकर आना होगा, और समाधान केवल पॉल्यूशन से लड़ने को लेकर नहीं बल्कि अपनी सेहत को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।